मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड दोनों ही आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि जिन लोगों की क्लास मिस हुई थी वो दोनों मेथड पर एक बार समराइज आ जाएंगे। मैं आपको टॉपिक जो लेकर चल रहा हूं वो है मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग जब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन मेरा टॉपिक चल रहा है। इसमें मैंने आपको दो मेथड डिफाइन कर दिए हैं। एक हमने डिस्कस कर लिया है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर और एक हमने डिस्कस किया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। एसएलएम मेथड में मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। जब आप WDV पर जाते हैं तो आपका जो डेप्रिसिएशन निकलता है फर्स्ट ईयर में तो कॉस्ट पर, आगे के सभी सब्सीक्वेंट ईयर में WDV ऑफ असेट पर से इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड दो फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। ठीक है, फिर मैंने यहां पर आपको क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन मेथड में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है। कांस्टेंट अमाउंट आता है और WDV में क्या होता है, डेप्रिसिएशन will decrease every year. Depreciation will decrease every year. आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल यस सर। WDV में अब आप एक नोट डाल लेंगे। ये नोट अब सबको लिखना है, कल नहीं बताता आप लोगों को। इफ वी वांट टू कैलकुलेट rate of depreciation, देन अगर हमें WDV मेथड में किसी क्वेश्चन में रेट निकालनी पड़ जाए, रेट गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? 1 माइनस n अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू। ये सॉल्व कैसे होगा मैं इसको आपको लेटर ऑन जब हम क्वेश्चन पर जाएंगे तब मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर मान लो इन केस ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस पूरे फॉर्मूले को अपने कैलकुलेटर पर कैसे निकाल सकते हैं और सीधे सीधे आप उसके ऑब्जेक्टिव आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो आप ये फॉर्मूला लिख लें, 1 माइनस n
फिर अंडर रूट में स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, और उसी के नीचे आप लिख लेना, मेरे पास मैं यहां लिख रहा हूं, एन का मतलब है लाइफ ऑफ असेट, लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, एन का जो मतलब है वो हमारे पास है लाइफ ऑफ असेट। ये WDV की रेट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि डेप्रीसिएशन WDV मेथड से लगाना है बट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन, तो आपको इस फॉर्मूले से WDV की रेट अवेलेबल हो जाएगी। लीजिए, तो ये आपका मेथड नंबर 1 है और ये आपका मेथड नंबर 2 है। आइए आज हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट मेथड्स पर। आइएगा, मेथड नंबर 3 लिखें। सर हाँ जी, सर एक बार थोड़ा वो दिखा दो सर, पहले वाला से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ले लो, ये लो। डन सर। डन, चलिएगा आइएगा। मशीन आर रेट मेथड, कुछ बोल रहे हो क्या? मशीन आर रेट मेथड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तो ये मेथड क्यों यूज लिया जाता है और फिर हम ये मेथड से डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे। देखो, आप लोग मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये कौन है, ये मैं हूं। अब मैंने क्या किया, ये है अपना एक क्लासरूम, मैंने ऑफलाइन बैच चालू किया, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ बच्चे ऑफलाइन आ रहे थे, कुछ बच्चे ऑनलाइन आ रहे थे। दोनों तरह के बच्चों को साथ पढ़ाने के लिए मैंने यहां पर एक प्रोजेक्टर इंस्टॉल करवा दिया। मैंने कहा भैया एक प्रोजेक्टर टांग दो, ये प्रोजेक्टर टंग गया। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, इस प्रोजेक्टर में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रोजेक्टर का लेंस होता है कि नहीं? जानते हो प्रोजेक्टर की टोटल कीमत का लगभग 70 से 75% कॉस्ट लेंस की होती है, बाकी प्रोजेक्टर की कोई कॉस्ट एसएच नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जानते हो ये जो लेंस होता है ना, इसकी एक वर्किंग लाइफ होती है, वर्किंग लाइफ, लेकिन वो वर्किंग लाइफ आवर्स की टर्म्स में होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने ये प्रोजेक्टर लगा दिया और अचानक से फिर लॉकडाउन लग गया, क्या ये प्रोजेक्टर काम में आ रहा है क्या? नो सर। नहीं। तो क्या इसका लेंस काम आ रहा है? नो सर। तो क्या लेंस ये बाद में बोलने लग जाएगा कि भैया मेरी वर्किंग लाइफ मान लो 2000 घंटे है, तो वर्किंग लाइफ अगर 2000 आवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 2000 आवर्स यूज होगा तभी क्या होगा, खराब होगा। अब मान लो एक पूरे साल ये यूज ही नहीं आया, आपको नहीं लगता कि मैं उस साल इस पर डेप्रीसिएशन लगा रहा हूं, जबकि इसकी असेट की जो वर्थ है वो अभी भी 2000 आवर्स एज इट इज है? यस सर। लॉजिक से सुनना, आप आज जो मेथड्स पढ़ रहे हो ना, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लाइफ के मेथड्स हैं, जो जनरली हम 11th क्लास में नहीं पढ़ते थे। आप 11th क्लास में तो क्या पढ़ते थे भैया, प्रोजेक्टर लिया,
5 साल की लाइफ है, डिवाइड बाय 5 कर दो, डेप्रिशिएट कर दो। बट प्रॉब्लम ये है, इस प्रोजेक्टर के लेंस का जो डेप्रिसिएशन है वो एसएलएम से कैसे हो सकता है? नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं, रिद्धि मेरी बात को सुनो। चलो रिद्धि, मुझे एक बात बताना, मैं जरा इससे बाहर आ रहा हूं, मेथड को समझाने के लिए काम में ले रहा हूं। रिद्धि, आपके पास स्कूटी है क्या? रिद्धि अनम्यूट करो, आप जितना मुझसे बात करोगे मैं आपको समझा पाऊंगा। हाँ स्कूटी है। आप स्कूटी में 3 लीटर पेट्रोल डलवाओ, 3 लीटर पेट्रोल, ठीक है? और उस स्कूटी को मत चलाओ। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, मान लो, चलो मैं ऐसे बोलता हूं, आपकी स्कूटी का जो माइलेज है ना वो है 40 किलोमीटर पर लीटर। आओ, अब मुझे रिद्धि एक बात बताओ, ये 3 लीटर पेट्रोल कब खत्म होगा? ये 3 लीटर पेट्रोल कब खत्म होगा? अगर आपकी स्कूटी आपको 1 लीटर में 40 किलोमीटर का माइलेज देती है, तो 3 लीटर पेट्रोल कब कंज्यूम होगा? जब आप स्कूटी को 120 किलोमीटर चला लोगे। बोलो एग्री? हाँ। अब क्या हुआ कि, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, आपका एक दिन का, 1 डे आपकी 20 किलोमीटर की जर्नी होती है। बताओ 3 लीटर पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा? रिद्धि, 3 लीटर पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन समझ आ गया रिद्धि? रुको 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 रिद्धि, गड़बड़ कर रहे हो। मैं टोटल 3 लीटर पेट्रोल से 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूं। एक दिन में तुम 20 किलोमीटर जाते हो रिद्धि, तो कितने दिन लगेंगे 120 किलोमीटर तय करने में? 60 दिन। यानी 3 लीटर पेट्रोल 60 दिन चला लोगी, जबकि 6 डेज ओनली। रिद्धि नहीं आया समझ में अभी भी? रिद्धि फिर सुनना मेरी बात को आराम से, कोई जल्दी नहीं है रिद्धि, मैं बहुत सिंपल सी मैथ्स की बात कर रहा हूं, सुनो। एक दिन में रिद्धि तुम 20 किलोमीटर स्कूटी चलाती हो, 1 डे में तुम 20 किलोमीटर स्कूटी चलाती हो, तो 120 किलोमीटर स्कूटी कितने दिन में चला पाओगी? हाँ, तो कितना आया 120 डिवाइड बाय 20? बिल्कुल 6 दिन। बोलो अब रिद्धि समझ आई मेरी बात? तुम 6 दिन तक इस पेट्रोल का यूज कर सकती हो कि नहीं कर सकती? बताओ। रिद्धि एक दिन में 20 किलोमीटर है केवल, ये डिवाइड बाय 40 कैसे हो गया? 40 तो स्कूटी का माइलेज है भाई। मेरे क्वेश्चन को नहीं समझे रिद्धि आप। मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी स्कूटी, नहीं नहीं 40 वाले में तो जाना ही नहीं है ना, ये तो माइलेज है। मैं तो बोल रहा हूं एक दिन में आप 20 किलोमीटर ही चलाओगे बस, तो यानी 1 लीटर पेट्रोल 2 दिन चलेगा, तो 3 लीटर पेट्रोल 6 दिन चलेगा। बोलो एग्री? रिप्लाई करो रिद्धि ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ, अब मेरी बात को सुनना। अब रिद्धि क्या हुआ, तुमने क्या किया, 4 दिन तक स्कूटी यूज नहीं की, 4 दिन तक स्कूटी यूज नहीं की। बताओ क्या तुम्हारा वो पेट्रोल गाड़ी से बाहर निकलकर गिर जाएगा और पेट्रोल बोलेगा कि ना ना ना, अब तो मैं 2 ही दिन यूज आऊंगा, क्योंकि मैं तो 6 दिन के लिए भरा गया था? या पेट्रोल तभी खत्म होगा जब तुम गाड़ी चलाओगी? अब बताओ कितने दिन चल गया पेट्रोल? 4 दिन तो तुम्हारी गाड़ी खड़ी रही, प्लस 6 दिन तो चलेगी ना अभी भी गाड़ी, तब पेट्रोल खत्म होगा। तो मैं समझाना जो चाह रहा हूं वो समझो। मैं बोल रहा हूं
पेट्रोल तभी यूज आएगा जब आप गाड़ी को चलाओगे। इसी तरह से ये प्रोजेक्टर का लेंस तभी काम करेगा जब आप प्रोजेक्टर को ऑन करोगे। अब अगर आपने ऑन किया ही नहीं तो लेंस तो यूज में आएगा ही नहीं ना। बताओ, क्या अब मेरी बात समझ आ पा रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ असेट ऐसी होती हैं जो असेट जब आप यूज करोगे तो डेप्रीशिएट होने लग जाएंगी, उनकी लाइफ खत्म होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो आपके जो आर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो हम डेप्रीसिएशन जो निकालते हैं वो डेप्रीसिएशन अकॉर्डिंग टू द वर्किंग लाइफ निकालते हैं। तो बताइए क्या? बोलो रिद्धि, अब मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा समझ में आई क्या मेरी बात? तो ये जो मशीन आर रेट मेथड है ये क्या बोलता है? लिखो इसमें, दिस मेथड will be used on such assets which are having working life, in hours terms, working life in hours terms। ये मेथड केवल उन्हीं असेट्स पर यूज होता है जहां पर वर्किंग लाइफ आवर्स की टर्म्स में डिफाइन होगी। प्रोजेक्टर्स, मशीन्स, जहां पर हम क्या करते हैं, आर्स के बेसिस पर हम काम करेंगे। अब डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रीसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क। Worked during the period। नहीं लिखा आपने? लो,
ये तो लिखना ही नहीं था, ये तो मैंने बस मेथड का नाम समझाया था। ईशा लिखना तो यहीं से इस मेथड में, ये कुछ नहीं उतारना। आपकी हेडिंग है मेथड की मशीन आर रेट मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है वो मैंने यहां लिखवाया है। सर लिख लिया, वो पहले का मैसेज था। अच्छा पहले का था क्या? यस सर, पूरा हो गया। मेरे पास लेट आया है, यस सर। मेरे पास 11:05 पे आया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो रिद्धि, अब समझ आया क्या ये मेथड? बहुत सिंपल सा मेथड है, कुछ आपको ज्यादा नहीं जाना, बहुत बेसिक सा है। अगर आपको कोई भी ऐसी असेट दी हुई है जिस असेट पर डेप्रिसिएशन आर्स के हिसाब से लगाना है, मशीन आर रेट मेथड अगर आपको यूज करना है, तो बस ये मेथड एक ही बात बोलता है केवल कि आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकालोगे। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग लाइफ इन आवर्स और मल्टीप्लाई बाय इस पर्टिकुलर ईयर में आपने कितने आवर्स यूज किया है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं तो और क्लियर होगा फॉर्मूला। लिखेंगे एग्जांपल, लिखिए एग्जांपल, सुनना। मिस्टर ए purchased an asset. Mr. A purchased an asset costing rupees 4 lakh. Having a scrap value of rupees 20,000. ठीक है, मिस्टर ए ने एक असेट खरीदी है 4 लाख रुपए की और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000। लिखें, वर्किंग लाइफ है 25,000 आवर्स। ये असेट 25,000 घंटे काम आ सकती है। आवर्स वर्कड इन ईयर 1। ईयर 1 में आपने 8,000 आवर्स ये मशीन काम में ली है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, आपको यह बताना है कि कितना डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज करोगे। पहले एग्जांपल लिख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन पर आएंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां पर मुझे पता है कि मुझे जो वर्किंग लाइफ है वो ईयर्स में न देकर आवर्स की टर्म्स में दी गई है, तो माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए कि इस मशीन पर या इस असेट पर आपका जो मेथड यूज होगा वो मशीन आर रेट मेथड यूज होगा। लीजिए, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, बताइए कैसे निकालोगे। असेट की कॉस्ट है 4 लाख माइनस 20,000 की स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग लाइफ है 25,000 और मल्टीप्लाई फर्स्ट ईयर में 8,000। बताइए कितना आ गया। 1,21,600। 1,21,600। 600। ये लीजिए, ये मेरा डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ गया। बताइए भाई, दुष्यंत समझ में आया? हार्दिक, ईशा? यस सर।
रिद्धि, बताओ रिद्धि, आ गया समझ में? बहुत बेसिक सा मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेथड्स में। स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर लाइफ इन ईयर्स दी हुई हो या एक फिक्स्ड रेट दी हुई हो, WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगी, उसके बाद मशीन आर रेट मेथड, यहां पर जो वर्किंग लाइफ होगी वो आपको मशीन आर्स के टर्म्स में दी हुई होगी। आइएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर 4। लीजिए मेथड नंबर 4, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, अब देखिएगा फिर वही बात आ गई, अपने आप में फिर स्पेसिफिक मेथड है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड का मतलब हो गया जहां पर आपको अब उसका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लाइफ दे रखा होगा, न तो लाइफ इन ईयर्स गिवन होगी, न लाइफ इन आवर्स गिवन होगी। ये भी मशीनों पे ही लगाया जाता है, लेकिन ये तब लगाया जाएगा प्रोडक्शन यूनिट मेथड जब आपके पास एक असेट के लिए क्या गिवन होगा, आउटपुट का डेटा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, फोटोकॉपी मशीन्स। जब आप कोई भी फोटोकॉपी मशीन लेते हो ना, तो उस पर एक लाइफ होती है कि भैया ये मशीन 20,000 प्रिंट आउट निकाल पाएगी, या प्रिंटर कि बोले भैया ये जो प्रिंटिंग है आपका, ये 5,000 प्रिंट आउट निकाल पाएगा, तो प्रोडक्शन पर बेस्ड हो गया वो डेटा। अब आर्स से मतलब नहीं है, प्रोजेक्टर का कोई सॉरी प्रिंटर का आर्स से थोड़ी रिलेशन हो सकता है कि इतने घंटे प्रिंटर चलेगा तो आपका इतना डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड जो असेट हैं या फोटो कॉपी से रिलेटेड जो असेट हैं, वहां पर आउटपुट पर बेस्ड डेटा होता है। यानी व्हेन आउटपुट प्रोड्यूस्ड is basis of depreciation। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या बोलता है कि जब आपका डेप्रिसिएशन आउटपुट पर बेस्ड होगा तो हम उसे बोलेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड। ये लीजिए, ये आपका डेप्रिसिएशन का मेथड बनेगा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे एग्जांपल,
कॉस्ट ऑफ असेट दी हुई है 2,50,000। स्क्रैप वैल्यू आपको दी हुई है 15,000। एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स। हम इस असेट के द्वारा जो एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन लेंगे वो टोटल प्रोडक्शन हमारा आएगा 25,000 यूनिट का। प्रोडक्शन ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट ईयर का प्रोडक्शन निकाल लीजिए। करंट ईयर का प्रोडक्शन है मान लो 12,000 यूनिट्स। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। देखो दुष्यंत ने आंसर भी निकाला। नहीं नहीं, क्या निकाला दुष्यंत ने? दोबारा देखो। 1,12,800। 1,12,800। 800। और देखते हैं बाकी जने भी निकालिए। हाँ 1,12,800। सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है। लीजिए सॉल्यूशन। देखिएगा, असेट की कॉस्ट है 2.5 लाख, माइनस स्क्रैप हो गई 15, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन 25 और इनटू 12,000 का आउटपुट आपने आज काम में लिया है। ये आ गया 1,12,800। बोलिए क्लियर है बिल्कुल ये वाला मेथड? फॉर्मूला दिखाऊं? फॉर्मूला ये रहा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप divided by estimated total production into actual production during the year। ठीक है रिद्धि? आइए मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 है डिप्लीशन मेथड। मेथड देखिएगा, एप्लीकेबल ऑन वेस्टिंग असेट, assets such as mines,
जो वेस्टिंग असेट का मतलब होता है बेसिकली माइंस, यानी जिनमें आप जैसे जैसे आप आउटपुट निकालते या एक्सट्रैक्शन करते जाओगे वैसे वैसे वो खाली होती जाएंगी। जैसे माइन, मान लो कोल माइन है, अब कोल माइन में अनलिमिटेड कोल तो होगा नहीं, आप जैसे जैसे उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट करोगे या कोल उसमें से निकालोगे वैसे वैसे वो वेस्ट होती जाएंगी, यानी खाली होती जाएंगी। तो उनके लिए मेथड है तो आउटपुट पर ही बेस्ड, बट उस मेथड को नाम दिया जाता है डिप्लीशन मेथड, माइंस के ऊपर जो आपका मेथड लगता है। ये मेथड भी आउटपुट पर बेस्ड होता है। वेस्टिंग एसेट के और एग्जांपल जैसे ऑयल फील्ड्स होते हैं, माइंस हो गई, ठीक है, ऑयल फील्ड हो गए, बेसिकली तो यही होती हैं जितनी भी कोल माइंस, गोल्ड माइंस हैं या ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पर भी डेफिनेशन बताऊं, डेफिनेशन का मतलब हो गया वो असेट जिसको आप जैसे जैसे क्या करते जाओगे, प्रोडक्शन करते जाओगे वो खाली होती जाएंगी, वेस्टिंग एसेट बनती जाएंगी। वेस्ट का मतलब होता है वो बेकार हो जाना, समझ लो। जैसे मान लो एक कोल माइन है, एक कोल माइन में 10,000 टन कोल है आपका, अब आप जैसे जैसे कोल निकालते जाओगे तो ये एसेट बेकार होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, और जिस दिन आप पूरे 10,000 टन कोल एक्सट्रैक्ट कर लोगे ये कोल माइंस आपके लिए वेस्टेज हो गया। हाँ जी बिल्कुल, एक बार अगर यूज कर लिया बिल्कुल टोटली वेस्ट हो जाएगा वो, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ऑयल फील्ड्स है, तेल के कुएं ले लो, ऑयल वेल। अब मुझे बताओ ऑयल फील्ड्स में से आप ये तो है नहीं ना कि अनलिमिटेड तेल निकालते रहोगे, उस तेल की एक क्वांटिटी होगी वहां पर कि आप जब उतना तेल वहां से निकाल लोगे तो वो सूख जाएगा वो कुआं, यानी वो ऑयल फील्ड बेकार हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो उस मेथड को हम कहते हैं डिप्लीशन मेथड, आउटपुट पर ही बेस्ड होता है। चलिए डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, कॉस्ट नहीं, मशीन्स नहीं आ सकती इसमें, बिल्कुल। इसमें जनरली माइंस और ऑयल फील्ड्स यही आते हैं, जो बेसिकली नेचुरल एसेट होती है ना उनके लिए ये यूज होता है। नेचुरल एसेट मतलब जो प्रकृति ने बनाया, ऑयल फील्ड्स प्रकृति की देन है, कोल माइंस प्रकृति की देन है, हम अपने हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, लैंड से अगर आप काम में लोगे उसकी तो खैर वो भी वेस्ट होता जाता है, बट वो तो डेप्रिशिएबल ही नहीं होती ना लैंड, तो इसलिए हम यहां पर लैंड को काम में नहीं लेते, क्योंकि लैंड आपने पढ़ा होगा बचपन में नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट इनटू आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। ये लीजिए, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो गया, एक्सेप्शनल केस का मतलब बताओ मुझे, मैं समझा नहीं रिद्धि। एक्सेप्शनल केस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल? बस लैंड ये जो नॉन डेप्रिशिएबल होती है, लैंड, ओनली लैंड। और अब तो देखिएगा नई अकाउंटिंग जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, फ्यूचर में जब आप नई अकाउंटिंग पढ़ोगे तो लैंड पर भी अब आपका डेप्रिसिएशन लगेगा कुछ केसेस में। अब अकाउंटिंग के न्यू फॉर्मेट्स आ चुके हैं, अगर आपने जिनका नाम सुना हो इंड एएस, अभी नहीं सुना होगा, न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब आप इनको फ्यूचर में पढ़ोगे, फ्यूचर यानी सीए में फाइनल में जब आप पहुंचोगे, तब मैं आपको समझाऊंगा
कि लैंड पर भी डेप्रिसिएशन लगता है। हो गए रिवाइज, हो गए रिवाइज। लेकिन ये केवल फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रिवाइज्ड होते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ना होता इनको। फाइनल लेवल के बच्चे को ये पढ़ने होते हैं। आप भी जब फाइनल में आएंगे तो आपको मैं यही चीज पढ़ाऊंगा। आइए, तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। तो लीजिए ये आपका मेथड हो गया एक और, जो कि बेसिकली कहां पर यूज होगा, माइनिंग्स वगैरह पर यूज होगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक की बातें? हाँ, Yes, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बिल्कुल सेम रहेगा आपका, आप ले लो एग्जाम्पल। A Limited acquired a coal mine costing ₹10 lakh। आपने एक कोल माइन ली है। देखो ये नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बेसिकली इस मेथड के लिए जनरली दो ही चीज ली जाती है, कोल माइंस और ऑयल फील्ड्स। आपने 10 लाख में कोल माइन ली है, स्क्रैप निल है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 10,000 टन, प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर 4,000 टन। डेप्रिसिएशन निकालते हैं। वापस बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखो क्या होता है, हाँ वैसे जनरली निल होती है क्योंकि आपने, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो इन केस आपको क्वेश्चन में दे दी, देखो वैसे तो क्या होगा, अगर मैंने कोल माइन ली है ना, तो मैं बिना उसका पूरा कोल निकाले उसे ट्रांसफर ही नहीं करूंगा, इसलिए जनरली स्क्रैप निल होती है। बट फिर भी देखिए, थ्योरेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है एग्जाम के क्वेश्चन में। तो एग्जाम के क्वेश्चन में तो आपको स्क्रैप दे रखी है तो आपको काम में लेनी है, अदरवाइज मैं इस फॉर्मूले में लिखता ही नहीं। फिर प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, इस साल हमने जो प्रोडक्शन किया है वो 4,000 टन। तो डेप्रिसिएशन निकालो, 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 इंटू 4,000, 4 लाख। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और ये आपका एक और मेथड हो गया। कल हम इसके बचे हुए 2-3 मेथड करके और फिर अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, हालांकि हम पहले भी कर सकते हैं, इन मेथड्स पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो हम कल से अपने स्टडी मटेरियल को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एंट्रियां लिखवा दी थी ना, जब हम इसको कॉस्ट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। चलिएगा, तो कल से अब हमारा इसका पूरा प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। जो बचे हुए, सर एक बार थर्ड मेथड दिखा दो। हाँ जी बिल्कुल लो। सर, हाँ सर आपने ना एसएलएम की एंट्रियां कराई थी, डीबीएम की शायद नहीं कराई। हाँ, वो मैं एग्जाम, वो बिल्कुल वो मैं करवा दूंगा भाई। एंट्रियां तो सेम ही होती हैं, बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग हो जाएगा। भैया आप समझो, असेट खरीदने की एंट्री वही रहेगी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आ गई, डेप्रिसिएशन की एंट्री वही रहेगी। डेप्रिसिएशन क्या, हाँ चार्ज अगेंस्ट द असेट ही करवाया मैंने, अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं समझाया।
उन सब में सेम एंट्रियां रहेंगी, बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट अकॉर्डिंग टू द मेथड रहेगा। तो अभी कल से हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। सर ये कितने दिन हो गए चैप्टर को स्टार्ट हुए हुए डेप्रिसिएशन? इसके बीच में क्लासेस कम हुई है तो करीबन 5-6 क्लास हो गई होंगी इसकी। अच्छा सर, मैंने क्या एक्चुअली थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखी सर, आज मेरा फर्स्ट डे था इसलिए मतलब। अच्छा तो कोई तो बात सर- नहीं, देखो अभी आपको जितना है आप इसको कर लो, कोई बात नहीं है ना। मैं एक बार जो नोटिंग करवाई है ना, या तो उसकी किसी से नोट्स मंगवा के ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो आप नोट्स Yes, sir. उतार लेना है ना। यस सर। और देन बाद में मैं कवर करवा दूंगा इस चैप्टर को दोबारा एक बार, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। सर और अकाउंट्स में लगभग कितने चैप्टर हो गए अपने? अभी अकाउंट्स में शायद इससे पहले 1 2 3 4 5 या 6 चैप्टर हो गए हैं, 5-6 हो गए। वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपना, है ना, आगे होता जाएगा वो, ओके क्योंकि सर। कई बच्चों ने अलग। में वापस कराओगे कि चैप्टर्स? क्या बोल रहे हो सर जैसा बोल रहा हूँ वापस से चैप्टर कराओगे तो वो आप हमें वापस से रिटर्न से कराओगे या फिर आप फिर थ्योरेटिकली समझाते रहोगे? नहीं वो चलता, हाँ मैं पूरा करवाऊंगा, नहीं लाइव में ही करवाऊंगा, सारे चैप्टर्स चलते जाएंगे वो तो। देखो क्या होता है, किसी ने किसी चैप्टर से ज्वाइन किया, किसी ने किसी चैप्टर से ज्वाइन किया, तो वो एक बार साइकिल चलता जाएगा। जिसने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया उसका खत्म हो जाएगा कोर्स, फिर उसके अगले वालों का खत्म होता जाएगा, इस तरह से चलेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ओके सर। ओके।